Hello everyone, welcome to the channel. Today we will discuss page number 21 of गोविंद पारिक सर्स बुक तुलनात्मक अध्ययन। इसमें सबसे पहले आता है अश्मरी के लक्षण। आचार्य चरक ने अश्मरी का भेद एक ही बोला है, अश्मरी के नाम से वर्णन है। आचार्य सुश्रुत ने 4 बोले हैं। कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज और शुक्र अश्मरी। इस तरीके से कहा है। अब जब हम लक्षण की बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने क्या लक्षण दिए हैं? कफज अश्मरी के अंदर उन्होंने कुकुट, अंड, प्रतिकाशा और मधुक, पुष्प, वर्णी। अब कफ है तो थोड़ा थोड़ा हम वाइट चीज से लेकर चलेंगे। श्वेत वर्णी जो रहेगा वो कफज अश्मरी के लक्षण रहेंगे। तो कुकुट अंड यानी कि मुर्गे का जो अंडा होता है वो भी वाइट इन कलर है, सफेद रंग का है। दूसरा मधुक पुष्प यानी कि जो महुए का जो फ्लावर है, महुए का जो पुष्प है वो भी कैसा होता है? वाइट इन कलर होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि कफज अश्मरी अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत कुक्कुटान, प्रतिकाशा और मधुक पुष्प वर्णी होता है। माधव निदान ने कहा है मधुवर्णी और सीतावर्णी। इस तरीके से 2 वर्ड यूज किए हैं उन्होंने। पित्तज अश्मरी की अगर हम बात करते हैं तो भल्लातक अस्थि प्रतिमा और मधुवर्णी, ये 2 शब्द लिए हैं। भल्लातक अस्थि आप सभी को पता है, भल्लातक है तो पित्तज प्रकृति के अंदर तो उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि भल्लातक है, अति उष्ण है, तो पित्तज अश्मरी का लक्षण क्या रहेगा? भल्लातक अस्थि प्रतिमा और मधुवर्णी रहेगा। वातज अश्मरी का क्या है? कदम, पुष्पवत और कंटक चिता। आप सभी को पता है वात के जो लक्षण देखे हैं वो हमने तोद, पीड़ा इस तरीके से है, पिन प्रिकिंग पेन जो है इस तरीके का वर्णन है। तो अश्मरी का अगर वातज अश्मरी की बात की जाएगी तो वो भी कैसा रहेगा? कंटक चिता, जैसे कांटे चुभ रहे हैं इस तरीके का रहेगा। माधव निदान ने भी कंटकवत ही कहा है। अब बात आती है आर्तकाल में मैथुन का परिणाम क्या रहेगा। आचार्य सुश्रुत और आचार्य काश्यप का मत है यहाँ पर कि अगर पहले दिन, आर्तकाल के पहले दिन मैथुन करने से क्या होगा, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, चौथे दिन, इस तरीके से वर्णन किया है। सबसे पहले हम आचार्य सुश्रुत का देखेंगे, फिर हम आचार्य काश्यप का देखेंगे। अगर प्रथम दिन मैथुन करते हैं तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी, ठीक है, वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। दूसरा क्या है? पुरुष जो है उसका आयु का नाश होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने मेंशन किया है। द्वितीय दिन अगर मैथुन किया है तो उसका परिणाम क्या रहेगा कि बालक की प्रसूता गृह में ही मृत्यु हो जाएगी। तीसरे दिन मैथुन करने से क्या रहेगा? ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ये नहीं रहेगा। यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि वो बच्चा अल्पायु होगा और असंपूर्ण अंग, उसके जो अंग हैं वो संपूर्ण तरीके से विकसित नहीं होंगे, असंपूर्ण अंग। और अगर चौथे दिन मैथुन करने से क्या परिणाम रहेगा? बालक दीर्घायु रहता है। आचार्य काश्यप ने क्या कहा? प्रथम दिन पर उन्होंने वात गर्भ और फल शून्य, ये क्वेश्चन आता है फल शून्य का, कि फल शून्य कौन से दिन के मैथुन का परिणाम है। तो आपको ये हमेशा याद होना चाहिए, फल शून्य किसका रहेगा? प्रथम दिन का रहेगा या फिर वात गर्भ होगा, ऐसा काश्यप ने कहा है। द्वितीय दिन मैथुन करने से क्या परिणाम होगा? गर्भपात हो जाएगा। तृतीय दिन क्या होगा? सूतिका गृह में मृत्यु होगी। और चौथे दिन का क्या रहेगा? दीर्घायु, सेम एज आचार्य सुश्रुत रहेगा। फिर अब हम आते हैं कोष्ठ में दोषों की स्थिति क्या रहेगी। आचार्य सुश्रुत ने कहा है मृदु कोष्ठ में पित्त, मध्य कोष्ठ में सम और क्रूर कोष्ठ में बहुवात श्लेष्मा। 3 तरीके के कोष्ठ होते हैं, मृदु कोष्ठ, मध्य कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। मृदु कोष्ठ कौन से होते हैं? जिनमें हम कोई भी लेग्जेटिव देते हैं या मृदु विरेचनीय द्रव्य हम देते हैं तो उनको विरेचन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उष्ण दूध दिया है तो उससे भी विरेचन हो जाएगा, ठीक है, गर्म पानी से भी विरेचन हो जाता है। तो ऐसे कोष्ठ ही को क्या बोलते हैं हम कि इसका जो कोष्ठ है वो मृदु कोष्ठ है। अगर क्रूर कोष्ठी अगर पुरुष है उसमें हम तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य देते हैं तब जाके उसे विरेचन होता है। तो क्रूर कोष्ठी के अंदर आचार्य सुश्रुत ने बहुवात श्लेष्मा यानी कि वात और कफ दोनों माना है। लेकिन अगर आचार्य चरक और वाग्भट की बात करते हैं तो उन्होंने केवल वात प्रधान ही बोला है, बाकी सेम है। पित्त बहुल मृदु में, सम दोष मध्यम में,
ठीक है। लेकिन क्रूर कोष्ठ के अंदर चरक और वाग्भट ने वात प्रधान माना है, जबकि वाग्भट ने मध्यम कोष्ठ के अंदर क्या बोला है कि वो या तो कफ प्रधान होगा या फिर समदोषज होगा, तो उसको मध्यम कोष्ठ कहा जाएगा। फिर इसके बाद हम आते हैं सम्यक शुद्धि के लक्षण। अगर वमन हमने कराया है तो क्या रहेगा कि सबसे पहले प्रसेक, ठीक है। आप भी देखते हो कि जब भी आपको वॉमिटिंग आने को होती है या आपने किसी पेशेंट का वमन कराया होगा तो सबसे पहले क्या रहेगा, स्लाइवा, एक्सेसिव स्लाइवेशन होगा, प्रसेक आएगा उसे। फिर उसके बाद जो औषध खाई थी वो औषध निकल के आएगी। फिर कफ, क्योंकि वमन हम कब कराते हैं, जब कफ ज्यादा बड़ा हो, है ना। तो कफ निकलेगा पहले, उसके बाद पित्त निकलेगा, उसके बाद वात निकलेगी। ऐसा किसने कहा है, आचार्य सुश्रुत ने कहा है। लेकिन आचार्य चरक ने क्या कहा है कि सबसे पहले औषध निकलेगा, फिर कफ निकलेगा, फिर पित्त और फिर अनिल। इस तरीके से उन्होंने मेंशन किया है। अब हम देखते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने विरेचन में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि पहले मूत्र निकलेगा, फिर पुरीष निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर औषध और कफ। यानी कि सबसे पहले क्या है, विरेचन में पहले मूत्र की प्रवृत्ति हो रही है, फिर हम पक्वाशय से आमाशय की ओर जाएंगे। फिर पक्वाशय में क्या आता है, सबसे पहले पुरीष होगा, ठीक है, फिर पित्त निकलेगा, फिर औषध, और फिर आमाशय में क्या रहता है, कफ रहता है ना, तो फिर लास्ट में कफ निकलेगा। जबकि आचार्य चरक ने क्या कहा है, आचार्य चरक ने कहा है विट, यानी कि पहले पुरीष निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर कफ और लास्ट में वात निकलेगा। तो आचार्य चरक का बहुत सिंपल सा फंडा है, उन्होंने सीधी सीधी बातें की हैं कि भाई आचार्य चरक ने वमन के अंदर औषध, कफ, पित्त, अनिल बोला है, जबकि विरेचन में पहले पुरीष, पित्त, कफ और फिर बाद में वात का बोला है। इसके बाद हम आते हैं, आचार्य सुश्रुत ने वमन द्रव्यों की कार्मुकता का वर्णन करते हुए कहा है कि वमन द्रव्य जो है वो अपने प्रभाव से कार्य करते हैं, जबकि विरेचन का कार्मुकता का क्या रहा है कि गुण प्रधान, जो हमारे सूक्ष्म और ये सब जो गुण रहे हैं हमारे, ठीक है, तो उन गुणों के अकॉर्डिंग जो काम करेगा वो विरेचन द्रव्य है, जबकि वमन द्रव्य किस तरीके से करते हैं, अपने प्रभाव से करते हैं। जबकि आचार्य चरक ने वमन विरेचन दोनों में ही प्रभाव को कारण बताया है कि वो अपने प्रभाव से वमन द्रव्य जो है वमन कराते हैं, विरेचन द्रव्य जो है वो विरेचन कराते हैं। जबकि आचार्य सुश्रुत ने वमन को तो बोला है कि वो प्रभाव से कार्य करता है, विरेचन को गुण प्राधान्य बोला है। अब आता है पंच कर्मोपरांत परिहार काल। परिहार काल क्या होता है, क्या आपने कोई भी वमन या विरेचन कराया है, फिर उसके बाद आपको कब तक चीज़ों का परहेज करना है। परिहार काल यानी कि परहेज करना, अवॉइड करनी है चीज़ें, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, आचार्य चरक ने बोला है द्विगुण काल, कि मान लो अगर 8 दिन तक बस्ती चली है तो 8 दूनी 16, यानी कि 16 दिन तक आपको परिहार काल है। जो जो आपका संसर्जन कर्म बोला है या जो जो आपको चीज़ें मना की गई हैं वो आपको नहीं करनी है, जो करने को कहा है वो करना है। तो परिहार काल क्या है, आचार्य चरक ने कहा है कि द्विगुण काल, यानी कि जितने काल तक आपका कोई कर्म हुआ है, पंचकर्म में से कोई भी कर्म, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन या फिर नस्य, उससे द्विगुण काल तक आपका परिहार काल है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि या तो 1 मास तक आपको परिहार काल रखना है, या फिर जब तक पुनः बलवान ना हो जाए, यानी कि फिर से बॉडी के अंदर बल की वृद्धि ना हो जाए, वापस से वैसा ही बल ना आ जाए, तब तक आपको परिहार काल रखना है। अब हम आते हैं अलर्क विष में दोष क्या रहेंगे। आचार्य चरक ने अलर्क विष में त्रिदोष बोला है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, वात कफज। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, वात कफज को बोला है। जब हम वाग्भट की बात करते हैं तो आचार्य वाग्भट ने केवल कफज दोष को ही माना है, किसमें, अलर्क विष के अंदर। अब हम आते हैं समसन्निपातिक अतिसार की चिकित्सा। आचार्य चरक ने कहा है कि प्रथमतः वात की चिकित्सा, यानी कि वातानुपूर्वी प्रथमतः वात की चिकित्सा, जबकि आचार्य सुश्रुत ने पित्त की चिकित्सा को बोला है, ठीक है। इसी का सीक्वेंस आगे देखते हैं। इसी का अगला भाग है समसन्निपातक ज्वर। देखो, समसन्निपातक ज्वर में आचार्य चरक ने बोला है कि कफ की चिकित्सा करनी चाहिए। अब आपको पता है जब भी हम ज्वर की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो ज्वर जो है आमाशय समुत्थ व्याधि है ना, और आचार्य चरक ने स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करने को बोला है, तो आमाशय कफ का स्थान है, इसीलिए आचार्य चरक ने कफ की चिकित्सा करने को बताया है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने पहले पित्त की चिकित्सा को करने को बताया है। अब देखो, अतिसार के अंदर आचार्य सुश्रुत ने पित्तज बोला है कि पहले पित्त की चिकित्सा करनी है। सन्निपातिक ज्वर में भी आचार्य सुश्रुत ने पित्त की ही चिकित्सा बताई है। जबकि
आचार्य चरक ने अतिसार में वात की चिकित्सा बताई है। अब अतिसरण हो रहा है ना, गट मूवमेंट ज़्यादा हो रही है तो वात बढ़ा हुआ है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आचार्य चरक ने कहा हो कि पहले वात की चिकित्सा करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ों की। आचार्य सुश्रुत ने अतिसार में भी और समसन्निपातिक ज्वर दोनों में ही पित्त की चिकित्सा का वर्णन किया है। अगर त्रिदोषज मूत्रकृच है, ठीक है, तो इसमें क्या है, वायो स्थान अनुपूर्वी। आचार्य चरक ने फिर से यही बोला है कि वात की चिकित्सा करनी है, वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करनी है। मध्यात्म में आचार्य चरक ने कफ की चिकित्सा बोली है। तो अब देखो, अगर हम नटशेल में बात करें, ठीक है, तो आचार्य चरक ने वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा किस किस में बोली है? एक तो बोली है अतिसार के अंदर, किस में बोली है? अतिसार में बोली है। दूसरा किस में बोली है? त्रिदोषज मूत्र कृच्छ में। फिर इसके बाद दूसरा हम क्या बोलते हैं कि पित्त की चिकित्सा आचार्य सुश्रुत ने किस किस में बोली है? पित्त की चिकित्सा एक तो बोली है अतिसार में और एक बोली है किसमें? समसन्निपातिक ज्वर के अंदर बोली है, ठीक है। अब हम बोले कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा। कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा आचार्य चरक ने समसन्निपातिक ज्वर के अंदर बोली है। दूसरा किस में बोली है? मदात्य के अंदर बोली है। तो ये आपकी नटशेल में ये बातें हो गई हैं किसकी, कि किस प्रकार से हमें चिकित्सा करनी है। तो ये हमारा पेज नंबर 21 हो गया। इसमें हमने अश्मरी के लक्षण पढ़े, आर्तव काल में मैथुन का परिणाम पढ़ा, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथे दिन का। कोष्ठ में दोषों की क्या स्थिति रहती है, इस अकॉर्डिंग हमने पढ़े हैं कि मृदु कोष्ठ में पित्त बहुलता रहती है, मध्यम कोष्ठ में समदोषज, क्रूर कोष्ठ में बहुवात श्लेष्मा। फिर हमने सम्यक शुद्धि के लक्षण पढ़े, पंचकर्मोपरांत परिहार काल पढ़ा, अलर्क विष के दोष पढ़े और समसन्निपातिक अतिसार की चिकित्सा, समसन्निपातिक ज्वर की चिकित्सा, त्रिदोषज मूत्रकृच्छ और मदात्य। ये हमने आज की वीडियो के अंदर देखा। गोविंद पारेख के पहले 80 पेज जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन या 28 क्वेश्चन तक आ जाते हैं इन फर्स्ट 80 पेजेस के अंदर। तो अगर आपको ये अच्छी लगे ये वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्ञान उनको भी मिले, और सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को। थैंक यू सो मच।